Hello everyone, today I'm going to start with my second topic of specific relief act, which is recovery of possession of property. It is the first chapter of specific relief act 1963. We talks about the recovery of possession, not about the ownership. So if we look at the first chapter of specific relief act 1963, which talks about recovery of possession, it is divided into two types. That means recovery of possession of property. The property can be movable or immovable. And before we start with the recovery of possession of property, first we should know the difference between movable and immovable property. So start करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि मूवेबल प्रॉपर्टी और इमूवेबल प्रॉपर्टी में डिफरेंस क्या होता है। क्यों? क्योंकि जो मूवेबल प्रॉपर्टी का पोजेशन रिकवर करा जाता है वो होता है अंडर सेक्शन, उसका सूट फाइल होता है अंडर सेक्शन अपना 7 and 8, एंड फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी सेक्शन 5 and 6. सो हमें सबसे पहले ये पता होना, कैसे पता करेंगे हमने जो अपना सूट है वो सेक्शन 7 and 8 के अंदर फाइल करना है या सेक्शन 5 and 6 के अंदर फाइल करना है। तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि हम जिस प्रॉपर्टी की रिकवरी मांग रहे हैं वो मूवेबल प्रॉपर्टी है या इमूवेबल प्रॉपर्टी है। तो अगर हम स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 देखें तो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 में कहीं पे भी इमूवेबल और मूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन नहीं दे रखी है। तो हमारा लॉ क्या कहता है कि लेजिस्लेचर क्या कहता है कि जहां पे भी किसी वर्ड की अगर डेफिनेशन नहीं दे रखी अगर किसी एक्ट में, तो हम जनरल क्लॉजेस एक्ट में से उस वर्ड की डेफिनेशन देखेंगे। तो अगर हम देखें तो वहां पे सेक्शन 4 के अंदर सेक्शन 4 ऑफ जनरल क्लॉजेस एक्ट 1897 के अंदर हमें इमूवेबल प्रॉपर्टी की उन्होंने डेफिनेशन प्रोवाइड कर रखी है। तो अगर हम देखें तो हम इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन वहां पे क्या दे रखी है, तो मैं आपको इन हेडिंग्स के अंदर उन्होंने इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन दे रखी है जो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। तो पहली चीज आपको पता ही है कि कोई भी लैंड है, कोई भी पीस ऑफ लैंड है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी ही होता है। मान लीजिए ये लैंड है, दिस इज अ पीस ऑफ लैंड, ठीक है। मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है लेकिन ये समझ लीजिए सरफेस ऑफ लैंड है। अब आप लैंड खरीदते हो, लैंड का जो अंडर वाला पार्ट होता है जहां पे सॉइल होती है वो भी आप लैंड के साथ ही खरीदते हो। ऐसा तो है नहीं कि आपको ऊपर की लैंड का सरफेस दे दिया जाए, अंडरग्राउंड आपके कोई भी कुछ करी जाए, नहीं। जब भी आप लैंड खरीदते हो तो जो नीचे वाला पार्ट होता है वो भी लैंड का ही पार्ट होता है, और ऊपर वाला जो एयर सरफेस होता है वो भी लैंड का ही पार्ट होता है। तो अगर ये दोनों लैंड के पार्ट है तो दैट मीन्स कि एयर सरफेस और अंडर द अर्थ जो भी पार्ट है वो क्या है, इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो ये सब क्या हो गए, इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब लैंड सरफेस है, सरफेस के ऊपर कोई सैंड डिपॉजिट है, सैंड डिपॉजिटेड, तो ये भी इमूवेबल प्रॉपर्टी है क्योंकि ये भी फिर उस लैंड का पार्ट बन जाती है। अगर हम अब ऐसे ही देखें तो अगर आपकी लैंड के ऊपर कोई पॉन्ड बन रखा है, पॉन्ड समझते हैं, पानी का टिब्बा कह देते हैं उसको, कई बार कह सकते हैं, मुझे नहीं पता हिंदी में क्या कहते हैं। तो पॉन्ड होता है, समझ लीजिए आपके ऊपर लैंड के ऊपर पॉन्ड है, इसमें वाटर है। तो जब तक वाटर पॉन्ड के अंदर है या ये पॉन्ड है, ये भी क्या है,
इमूवेबल प्रॉपर्टी है। क्यों? क्योंकि ये भी पार्ट ऑफ लैंड है, तो ये भी क्या होएगा? इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो पहली चीज हमारे पास क्या आ गई? लैंड। सेकंड चीज हमारे पास जो आई वो आई बेनिफिट्स। बेनिफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ लैंड। अब लैंड तो इमूवेबल प्रॉपर्टी है ही, अब लैंड में से बेनिफिट अराइज हो रहा है। बेनिफिट्स कैसे? मैंने आपको कहा कि लैंड के जो अंडर का एरिया होता है वो भी लैंड का पार्ट होता है, तो वो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी है। अब लैंड के नीचे से आपको गोल्ड मिल रहा है, यू आर गेटिंग गोल्ड, ऑयल, अदर मिनरल्स, तो ये आपको क्या हो रहे हैं? बेनिफिट्स अराइज हो रहे हैं। कहां से? लैंड से, विच इज अ इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो कोई भी जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है उससे जो बेनिफिट राइज होते हैं, फॉर एग्जांपल गोल्ड, मिनरल्स, ऑयल हो गया, तो क्या है ये? बेनिफिट्स राइजिंग आउट ऑफ लैंड। तो ये भी क्या है? राइट टू माइनिंग, इमूवेबल प्रॉपर्टी। गोल्ड निकालोगे, माइनिंग करोगे, कोल है, कोल नीचे आपकी लैंड के नीचे, कोल को निकालने का राइट भी आपका अगर आपकी लैंड के नीचे है, तो वो क्या है? बेनिफिट राइजिंग आउट ऑफ लैंड। तो राइट टू माइनिंग क्या है? इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब आपका सरफेस है, आपको रास्ता चाहिए, राइट टू ईजमेंट, राइट टू वे, ये सब क्या है? ये भी इमूवेबल प्रॉपर्टी है। अब आपके, मैंने कहा था आपकी लैंड के ऊपर वाटर पॉन्ड है, वाटर पॉन्ड में से फिशेज है, देयर आर फिशेज, तो फिशेज क्या हो जाएंगी? आप क्या करोगे? आप फिशेज को पकड़ना है, तो राइट टू फिशरीज क्या हो गया? बेनिफिट है आपका, आपकी लैंड से राइज हो रहा है, राइट टू फिशरीज। तो ये सब क्या है? बेनिफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ लैंड। तो फिर ये सब क्या हो जाएंगे? इमूवेबल प्रॉपर्टी। क्यों? क्योंकि यहां पे अगर हम मेरे पॉन्ड में फिशेज हैं, तो फिशेज हमारी लैंड का पार्ट है। पॉन्ड क्या है? हमारी लैंड का पार्ट है, तो पॉन्ड क्या है? इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब इमूवेबल प्रॉपर्टी है पॉन्ड, और पॉन्ड में फिशेज हैं, तो फिशेज कहां से राइज हो रही हैं? बेनिफिट्स कहां से? लैंड से। लैंड क्या है? इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो बेनिफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ लैंड क्या हो जाएंगे? इमूवेबल प्रॉपर्टी हो जाएंगे। तो इसीलिए जो राइट टू माइनिंग होता है, राइट टू वे होता है, राइट टू फिशरीज होता है, राइट टू ईजमेंट होते हैं, ये सारे राइट्स क्या होते हैं? इमूवेबल प्रॉपर्टी होते हैं। अब आपकी लैंड है, आपका घर है, आपने उस लैंड को रेंट पे देना है या लीज पे देना है, तो आपको बेनिफिट राइज हो रहे हैं लैंड से। आप लैंड रेंट पे देकर पैसे कमा रहे हो, तो कहां से आ रहे हैं? राइट टू टेनेंसी, बेनिफिट अराइजिंग आउट ऑफ लैंड, राइट टू टेनेंसी भी बेनिफिट राइजिंग आउट ऑफ लैंड है, तो राइट टू टेनेंसी भी क्या हो जाएगा? हमारा इमूवेबल प्रॉपर्टी हो जाएगा। तो ये सब हमारे पास आगे इमूवेबल प्रॉपर्टी के कुछ पार्ट। इसके अलावा जो थर्ड आती है, थिंग्स एम्बेडेड इनटू अर्थ। तो मैं थोड़ा रब कर देता हूं। ये आपका सरफेस ऑफ लैंड था, तो ये आपका सरफेस ऑफ लैंड था, आपने इसके ऊपर बनाया घर। घर में आपने क्या करते हो? आप कभी भी कंस्ट्रक्शन काम होता है तो वॉल्स जो होती हैं वो एम्बेडेड होती हैं, अर्थ को डिग करा जाता है, फिर उसके अंदर जो वॉल्स हैं वो एम्बेड करी जाती हैं। तो कोई भी बिल्डिंग है, आपका होम है, वो किस में आ जाएगा? किस कैटेगरी में आ जाएगा? थिंग्स एम्बेडेड इनटू अर्थ। तो हमारे वॉल या घर क्या हो जाएंगे? इमूवेबल प्रॉपर्टी। और हमारे पास फोर्थ आ गया थिंग्स अटैच्ड टू
थिंग्स अटैच टू थिंग्स एम्बेडेड इनटू अर्थ, कि हमने ये वॉल्स बनाई, घर बनाया, बिल्डिंग बनाई, बिल्डिंग में हम क्या बनाते हैं, डोर्स, विंडोज। तो ये डोर्स और विंडोज किस कैटेगरी में आएंगे, थिंग्स अटैच्ड टू थिंग्स एम्बेडेड इनटू अर्थ, क्योंकि हमारे घर की या बिल्डिंग की वॉल्स क्या है, थिंग्स एम्बेडेड इनटू अर्थ, इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब उसी वॉल्स में हम थिंग्स अटैच कर रहे हैं, कौन सी थिंग्स अटैच कर रहे हैं, डोर्स, विंडोज, एक्स्ट्रा। तो ये थिंग्स हम क्यों अटैच कर रहे हैं, थिंग्स अटैच टू थिंग्स एम्बेडेड इनटू अर्थ। पहली चीज क्या होनी चाहिए, परमानेंटली। ठीक है। फोर्थ, टू एंजॉय द बेनिफिट्स ऑफ लैंड। हमने ये डोर्स और विंडोज परमानेंटली अटैच करे। कभी भी आप डोर्स और विंडोज बनाते हो घर में, परमानेंटली अटैच कर रहे हैं, परमानेंट इंटेंशन होती है हमारी। तो हमने जो डोर्स एंड विंडोज है परमानेंटली अटैच करें, परमानेंटली अटैच आ गई हमारी पहली चीज। सेकंड क्या होनी चाहिए, टू एंजॉय द बेनिफिट्स ऑफ लैंड। हम डोर्स एंड विंडोज क्यों लगाते हैं, हम डोर्स एंड विंडोज इसलिए अटैच करते हैं ताकि हम उस घर को, जो कि इमूवेबल प्रॉपर्टी है, उसे एंजॉय कर सके, उसके बेनिफिट्स को एंजॉय कर सके। तो कोई भी चीज एम्बेडेड थिंग्स के साथ अटैच करने से इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं बन जाती। दो कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए कि जो चीजें अटैच करी गई हैं टू द थिंग्स एम्बेडेड इनटू अर्थ, दे आर परमानेंटली अटैच्ड एंड दे आर अटैच्ड टू एंजॉय द बेनिफिट्स ऑफ लैंड। ताकि घर को या फिर टू द थिंग्स एम्बेडेड इनटू अर्थ, ताकि हम घर को या बिल्डिंग को, जो हमारी जो भी मूवेबल प्रॉपर्टी है, जिसमें हम वो थिंग्स, विंडोज, डोर्स, एक्स्ट्रा अटैच कर रहे हैं, अटैच किस लिए कर रहे हैं, ताकि हम उस घर को या बिल्डिंग को बेनिफिट्स एंजॉय कर सके। अब हम कहेंगे कि जो फैंस होते हैं, फैंस हो गए, बल्ब्स हुए, ठीक है, ये भी तो यही होगी थिंग्स अटैच टू द थिंग्स एम्बेडेड इनटू अर्थ, क्योंकि ये भी सारे वॉल्स के साथ होते हैं। वॉल्स क्या होती हैं, थिंग्स एम्बेडेड इनटू अर्थ। और फैन बल्ब्स क्या हो गए, थिंग्स अटैच टू द थिंग्स एम्बेडेड इनटू अर्थ। तो क्या फैंस और बल्ब्स जो हैं वो इमूवेबल प्रॉपर्टी बन जाएंगे या मूवेबल है, नहीं। तो ये सारे क्या है, मूवेबल प्रॉपर्टी है। फैंस एंड बल्ब्स आर मूवेबल प्रॉपर्टी। क्यों, क्योंकि फैंस और बल्ब्स इसलिए लगाए जा रहे हैं ताकि हम इनसे एयर ले सकें फॉर कूलिंग, एंड बल्ब्स आर फॉर लाइटिंग, क्योंकि इनका सेपरेट पर्पज है। फैंस और बल्ब्स का एक सेपरेट पर्पज है। हम सिर्फ फैंस और बल्ब्स की यूटिलिटी को ही इंजॉय करने के लिए इन्हें लगाते हैं। इनसे ये कोई लैंड को या इमूवेबल प्रॉपर्टी को कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा। हम इनका सेपरेट यूटिलिटी है फैंस और बल्ब्स की, इसीलिए ये सब क्या हो जाएंगे, इनके अपने बेनिफिट्स है। तो ये सब क्या है, मूवेबल प्रॉपर्टी है। एंड द लास्ट थिंग जो हमारे पास आती है इमूवेबल प्रॉपर्टी की, वो आती है थिंग्स रूटेड इनटू अर्थ। कोई भी थिंग्स है रूटेड इनटू अर्थ है, इस कैटेगरी में क्या आ जाता है, थिंग्स रूटेड इनटू अर्थ कैटेगरी में थिंग्स रूटेड इनटू अर्थ कैटेगरी में आ जाता है ट्रीज, प्लांट्स, shrubs। ट्रीज, प्लांट्स, श्रब्स, लेकिन इनकी एक एक्सेप्शन है। द एक्सेप्शन इज
स्टैंडिंग टिम्बर। हर तरह के ट्रीज, प्लांट्स एंड श्रब्स जो है इमूवेबल प्रॉपर्टी है, लेकिन एक्सेप्शन कौन कौन सी है? स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स एंड ग्रास, ग्रोइंग ग्रास। तो सारे ट्रीज, प्लांट्स एंड श्रब्स जो है वो इमूवेबल है, लेकिन स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स एंड ग्रास मूवेबल क्यों है? सारा का सारा ह्यूमन की इंटेंशन पे डिपेंड करता है। अगर हम जनरली देखें तो स्टैंडिंग टिम्बर कौन से होते हैं? स्टैंडिंग टिम्बर वो ट्रीज होते हैं, ट्रीज विच आर यूज्ड टू मेक फर्नीचर और हाउसेस। स्टैंडिंग टिम्बर क्या होते हैं? वो ट्रीज होते हैं विच आर यूज्ड टू मेक फर्नीचर और हाउसेस। तो हम जब भी स्टैंडिंग टिम्बर लगाते हैं, फॉर एग्जांपल नीम ट्री हो गया, ओक ट्रीज हो गया, बैम्बूज हो गए, तो हमारी उनको लगाने की इंटेंशन क्या होती है कि जब भी ये बड़े होंगे तो हम इनकी वुड कट करके फर्नीचर बनाएंगे या फिर हाउसेस बनाएंगे। तो इसीलिए ये मूवेबल प्रॉपर्टी में आते हैं। ऐसे ही जब हम क्रॉप्स लगाते हैं तो क्रॉप्स का हमारा मेन पर्पस क्या है कि जब भी ये रीप कट जाएगी हम इनको कट करके इनको मार्केट में सेल करेंगे, क्योंकि क्रॉप्स आर बाउंड टू बी कट। इसी तरह से जो ग्रास होता है, ग्रोइंग ग्रास होता है, ग्रोइंग ग्रास को भी लोग इसलिए लगाते हैं ताकि जो हमारे कैटल्स हैं या अदर एनिमल्स हैं वो खा सकें। ठीक है, एडिबल है, उनसे वो खा सकें जो हमारे कैटल्स हैं। तो इसीलिए स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स और ग्रास जो है वो मूवेबल प्रॉपर्टी में आते हैं, लेकिन बाकी सारे ट्रीज जो प्लांट्स एंड श्रब्स है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी में आते हैं, जो फॉल करते हैं थिंग्स रूटेड इनटू अर्थ कैटेगरी में। डिफरेंस क्या है? इंटेंशन का डिफरेंस है मेन, क्योंकि जब भी हम बाकी कोई भी ट्री लगाते हैं, फ्रूट बेयरिंग ट्रीज आते हैं, तो हम जब उनको लगाते हैं तब हमारी कोई इंटेंशन नहीं होती उनको कट करने की। हमारा इंटेंशन होती है कि हाँ इसके ऊपर फल लगेंगे, खाएंगे, फ्रूट बेयरिंग ट्रीज हो गए या कोई भी ट्रीज है। लेकिन जब भी हम स्टैंडिंग टिम्बर या क्रॉप्स लगाते हैं तो हमारी इंटेंशन क्या होती है? इसको कट करने की, कि जब भी ये बड़े हो जाएंगे तो हम इनको कट करके बेचेंगे। तो इसी इंटेंशन के ऊपर डिपेंड करता है मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी इन केसेस ऑफ थिंग्स रूटेड इनटू अर्थ। तो इसीलिए हर तरह के ट्रीज, प्लांट्स एंड श्रब्स जो है इमूवेबल प्रॉपर्टी में आते हैं, लेकिन स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स एंड जो ग्रोइंग ग्रास है वो मूवेबल प्रॉपर्टी है। इट इज एन एक्सेप्शन टू ट्रीज बिकॉज दे आर मेंट टू बी कट। तो ये था हमारा डिफरेंस, ये था हमारा डेफिनेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। लेकिन इमूवेबल प्रॉपर्टी की उन्होंने कोई डेफिनेशन नहीं रखी। उन्होंने मूवेबल प्रॉपर्टी में क्या कहा? ऑल थिंग्स एक्सेप्ट इमूवेबल प्रॉपर्टी। कि मूवेबल प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी है, मूवेबल प्रॉपर्टी में वो थिंग्स आ जाएंगी विच आर नॉट इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो मूवेबल प्रॉपर्टी एक एक्सेप्शन है। ठीक है जी, हमें मेन इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। अगर हमें इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन पता है तो हम देख लेंगे कि जो चीज इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में फॉल नहीं कर रही वो मूवेबल है। तो ये थी हमारी रिकवरी ऑफ पोजेशन का फर्स्ट पार्ट, जिसमें हमने इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड मूवेबल प्रॉपर्टी डिस्कस करा। तो ये हमारे लिए डिस्कस करना बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि ये पता होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट सिर्फ और सिर्फ मैं आपको बता दूं कि फॉर स्पेसिफिक इफेक्ट पर्पस के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रजिस्ट्रेशन एक्ट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफरेंस बिटवीन इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड मूवेबल प्रॉपर्टी, ये बहुत जगह पे यूज होता है, तो आपको पता होना चाहिए। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर। तो इसके बाद हम डिस्कस करेंगे रिकवरी ऑफ पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी दैट विल